मित्रों नमस्कार, मैं प्रोफेसर नेगी पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। इनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो पूर्व में परीक्षा में पूछे गए हैं 2021 की लेक्चरर एग्ज़ाम की, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमने टारगेट किए हैं या कह सकते हैं प्रोजेक्ट किए हैं कि वो पूछे जा सकते हैं। थोड़ा हमने प्रोजेक्ट किए हैं जो पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाते हुए। ठीक है। दूसरी बात, जो प्रश्न हैं अधिकतर फैक्ट बेस्ड ही पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं। लेकिन जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं कि आयोग अपने इस ट्रेंड को ही हमेशा जारी रखे, वो बदल भी सकता है। वो असर्शन रीजन के प्रश्न पूछ सकता है, कोड बेस्ड पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। तो आज मैं कुछ उस तरह के प्रश्नों को भी लेकर आया हूं जो पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस सेक्शन से हम इन प्रश्नों को लेके आए हैं वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ये सबसे स्क्रीनिंग में सबसे अधिक वेटेज रखने वाला सेक्शन है और सरल सेक्शन भी है। आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप इसमें अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था 2021 में उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम में, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड इन ऑल स्टेट हु सजेस्टेड। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस सारे स्टेट्स में इस्टेब्लिश किए जाएं, ये किस आयोग ने या किस पॉलिसी ने सजेस्ट किए थे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86, कोठारी कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन। सभी राज्यों में समग्र कॉलेज स्थापित किए जाएं, यह सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज का जो सजेशन था वो था कोठारी कमीशन का। ठीक है, कोठारी कमीशन 1964 इसने ये सुझाव दिया था। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज मतलब एक ऐसा कॉलेज जहां हर तरह के पाठ्यक्रम हो, वहां पर साइंस भी हो, ह्यूमैनिटीज भी हो, कॉमर्स भी हो, लॉ भी हो और आपका एजुकेशन वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह के पाठ्यक्रम भी हो। तो उस तरह का रिकमेंडेशन इसने की थी। तो आंसर इज कोठारी कमीशन 1964। ठीक है दोस्तों, अब इस कोठारी कमीशन से ही और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तो यहां पर एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, और इसमें रिकमेंडेशंस हैं, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं और उन रिकमेंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशंस है कोठारी कमीशन की इस तरफ। कॉमन स्कूल सिस्टम, 3 लैंग्वेज फार्मूला, लिंक एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ये रिकमेंडेशन से हमें क्या फायदा होगा, तो हमें इसे मैच करना है। पहला था कॉमन स्कूल सिस्टम। तो कॉमन स्कूल सिस्टम देख लेते हैं, इससे किससे मैच करता है? प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, नेशनल इंटीग्रेशन, मल्टीलिंगुअल, इंश्योर एम्प्लॉयबिलिटी, नेशनल बिल्डिंग, और चौथा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सिंपल ये समझ में आ रहा है हमको कि कॉमन स्कूल सिस्टम से हम क्या प्रमोट होगा? आपका इक्वालिटी एंड सोशल सिस्टम, सोशल जस्टिस सॉरी। इससे क्या होगा? एक तरह का पाठ्यक्रम, एक तरह का स्कूली माहौल सभी बच्चों को दिया जाए, एक तरह का करिकुलम, पाठ्यक्रम आदि सुविधाएं हम सभी बच्चों को दें अपने देश में। तो उससे क्या होगा? इक्वालिटी और सोशल जस्टिस प्रमोट होगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था कोठारी ने, तो इससे ऑब्वियसली तो यहाँ पे हिंट दी हुई है, मल्टी लैंग्वेजम प्रमोट होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीखेंगे। तो बी हमारा 2 से जुड़ रहा है। एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से जोड़ने से क्या होगा? हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेशन बिल्डिंग में फ़ायदा होगा, है ना? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, नेशन बिल्डिंग में फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। तो ये आपका सी 3 से जुड़ रहा है, तो सब आपस में जुड़ रहे हैं, गुड। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से क्या होगा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाएगा। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। 1 का ए, 2 का बी, हाँ ये यहाँ पे इसका आंसर हमको मिल गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन।
कोठारी कमीशन एम्फसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस इन ऑल स्टेट। जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये एक असर्शन है। कारण क्यों ऐसा बोला कि क्यों बिकॉज लगाएंगे कि बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस वर envisioned to provide both academic and vocational education under one roof to improve employability and practical skill for student। वही बात जो मैंने जस्ट आपको कहा कि सारे तरह के कोर्सेज एक ही छत के नीचे जाएंगे तो छात्रों का उसमें एम्प्लॉयबिलिटी में, वोकेशनल ट्रेनिंग में आदि में फायदा होगा। तो असर्शन और उसका रीजन दोनों ही सही है और एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं, यानी ए आर एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर होगा आपका ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसका आपका डिटेल है, आप चाहें पॉज करके इस येलो वाली डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, अगेन फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, एजुकेशन कमीशन और उनके की फोकस एरिया। यहाँ पे कुछ एजुकेशन कमीशन दिए हुए हैं और उनके फोकस एरिया क्या थे। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन ने क्या किया था, अभी जस्ट हमने देखा कि कोठारी कमीशन ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की थी। उसके अलावा राधा कृष्णन आयोग जो 48-49 का था, उसने यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के बारे में बात की थी। मुदलियार को हम सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म से जुड़ जाएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 की जो आई थी उसने वोकेशनल और आईटी को प्रमोट किया था। तो ये ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और बी का डी का 4। ए का 2, बी का 1, 8 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोठारी कमीशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी लेवल, मुदलियार आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 इसने आईटी और वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द कोठारी कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड स्पेंडिंग एटलीस्ट -% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन टू इंश्योर एडिकेट फंडिंग टू रिफॉर्म। यानी कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि हमें अपने जीडीपी का कितना % एजुकेशन सेक्टर में लगाना चाहिए। तो ये था हमारा 6%, याद रखिएगा 6%। जो अभी जो एनईपी 2020 आया उसमें भी ये रिकमेंडेशन रिपीट हुई है। ठीक है, तो 6% इन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया, एजुकेशन पॉलिसीज हैं और फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं, रिपीट भी हो सकता है इसमें, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने हमें किया था इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा वोकेशनल और आईटी के लिए बिल्कुल सही है। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो अभी आई है, ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कर रही है, जो अभी 2020 की आई है। राइट टू एजुकेशन 2009 वाला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, मुदलियार को हम अगेन सेकेंडरी कहते हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने सामने सामने दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपको आगे पीछे मिल जाए, ऊपर नीचे मिल जाए, लेकिन आप याद करेंगे तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी और वोकेशनल ट्रेनिंग और आईटी वगैरह, 2020 स्किल और आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एंड मुदलियार आपका सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन असर्शन एंड रीजन। असर्शन कहता है कि कोठारी कमीशन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग and recommended the establishment of comprehensive teacher education program। कोठारी कमीशन ने कहा था कि टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें अच्छे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे। जस्टिफिकेशन क्या है, बिकॉज लगा देंगे। क्यों बोला था उन्होंने ऐसा, क्योंकि इससे उन्होंने कहा था इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग इज क्रिटिकल टू इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्योंकि जब टीचरों की ट्रेनिंग अच्छे से होगी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस
स्कूलों में बढ़ जाएगी। स्कूलों में टीचरों के से सबसे ज़्यादा बच्चों से सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कौन करता है? टीचर। तो टीचर अगर वेल ट्रेंड होगा तो वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएगा, शिक्षा दे पाएगा। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो जो असर्शन है उसका जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है, यानी ए और जे दोनों सही हैं और उसका जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल सही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आनी चाहिए। ठीक है, ओके। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? बताइए, भारत में मॉडर्न एजुकेशन के फादर कौन हैं? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले, एस राधाकृष्णन, चार्ल्स वुड? इट इज लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं इंडिया में, याद रखिएगा। इसने मैकाले मिनट्स दिया था 1835 में, ये डेट भी याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। 1835 में मैकाले मिनट्स दिया था और उसके बाद इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल गया था। ठीक है, मॉडर्न आ गया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया था। दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? है ना, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक ने, यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, ओईसीडी ने। तो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन दिए हैं हमारे यूनेस्को ने। 4 पिलर एजुकेशन के दिए हैं यूनेस्को ने। कौन कौन से पिलर हैं याद रखिएगा। 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय यूनेस्को इन इट्स रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा। 1996 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की थी? तो ये यूनेस्को ने 1996 में पब्लिश की थी और इसी रिपोर्ट में इन्होंने 4 पिलर बताए थे। कौन से पिलर थे एजुकेशन के? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। तो ये 4 पिलर्स दिए थे यूनेस्को ने। आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये इन पिलरों के नाम दिए जा सकते हैं कि ये किसने दिए। ठीक है, तो यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में 1996 में ये 4 एजुकेशन के पिलर दिए थे। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को हैज गिवन 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एनसीएफ किसने बनाया था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये तो बहुत आसान से सभी को पता होगा आप लोगों को। दिस एनसीएफ वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने एनसीएफ बनाया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कब बनाया था ये याद रख लीजिएगा। एनसीएफ बनाया था 2005 में, करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट कह लीजिए या रोड मैप कह लीजिए, जिससे स्कूल जो अपने पाठ्यक्रम हैं, सिलेबस हैं, टेक्स्ट बुक हैं जो एनसीईआरटी बनाएगा वो प्रॉपर वे में बन पाएंगी। एक उनमें एक रूपता आएगी। ठीक है, ओवरऑल एक रूपता आएगी सिलेबस में, करिकुलम में, टेक्स्ट बुक में आदि में। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एनसीएफ एनसीईआरटी ने डेवलप किया था 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नाउ राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? बहुत आसान, 2009 में आरटी एक्ट आया था आपका। ठीक है, याद रखिएगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आरटी एक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच? इसमें से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कौन सी है? लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक मेथड या स्टोरी टेलिंग? स्टूडेंट सेंटर कौन सा है? तो इसमें जो स्टूडेंट सेंटर्ड है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को कहते हैं हम अनुभव से सीखना, यानी करके सीखना, है ना, यानी एक्सपेरिमेंट से करना, एक्सप्लोर करना, अनुभव जनित ज्ञान हासिल करना। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। बच्चे को ऐसी परिस्थिति में डालना जिसमें वो सीखे, एक ग्रुप का भाग बना देना, टीम में बना देना ताकि वो टीम भावना उसके अंदर आए, कंपटीशन की भावना आए। तो इसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं
और इस ह्यूरिस्टिक मेथड को हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है दोस्तों। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम वाज लॉन्च टू इम्प्रूव। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में भी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्च टू इम्प्रूव क्या? यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल एरिया, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेकेंडरी, क्या किसके लिए? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रूरल एरियाज में प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था 1986 में, और ये एनपीई 1986 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87 में। एनपीई 86 ने इसकी रिकमेंडेशन की थी और तब जाके 87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसका मेन मोटिव था जो रूरल एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स हैं 8वीं तक के, उनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, वॉशरूम, साफ पीने का पानी, बैठने के फर्नीचर, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह प्रॉपर मुहैया होनी चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, अगेन ये तो हमने अभी जस्ट उसमें भी देखा था, मैच द फॉलोइंग में 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज गिवन बाय कोठारी कमीशन। व्हाट इज द मेन एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? प्रमोट सेकेंडरी एजुकेशन, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट, इंक्रीज लिटरेसी रेट अमंग एडल्ट। तो इसका है बी, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना या प्राप्त करना। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, सभी को आना चाहिए। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज फॉर विच पर्पस? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है? क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम या सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, ये बेंजामिन ब्लूम्स ने दिए थे। ठीक है, इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में डिवाइड किया था। कॉग्निटिव यानी जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग यानी अपने हेड का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, और जो स्टोर किया उस इंफॉर्मेशन को हमको कैसे अप्लाई करना है, एनालाइज करना है, तो वो आता है कॉग्निटिव में। अफेक्टिव में आते हैं हमारे इमोशंस, हमारी वैल्यूज, हमारा एटीट्यूड, ये सब हमारे आते हैं उसमें अफेक्टिव में। ठीक है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट वगैरह वो आता है आपका अफेक्टिव में। साइकोमोटर में यूज ऑफ योर हैंड, योर लेग्स, हाथ पैर, बॉडी का इस्तेमाल करके हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं चला के, कोई मोटर चलानी है, कोई साइकिल चलानी है, कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना है, तो आदि आदि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में रखते हैं। इसे हम हेड यानी कॉग्निटिव, हार्ट यानी अफर्मेटिव, और हैंड यानी साइकोमोटर भी कहते हैं। इसको ट्रिपल एच भी कहा जाता है, एच एच एच, हैंड, हार्ट, सॉरी, हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, दिस इज हेड, ये आपका हेड हो गया, ये आपका हार्ट हो गया, और ये आपका हैंड हो गया। हार्ट आपका, हेड आपका आता है कॉग्निटिव में, ये कॉग्निटिव में आ जाएगा, ये अफेक्टिव में आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा साइकोमोटर में। ठीक है, ट्रिपल एच। तो ये यूज होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। Okay, then the last question for today, which of the following is not a feature of constructive learning? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन पहला ही नहीं है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में नहीं आता है। ठीक है, कौन से आते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम, ये सारे कंस्ट्रक्टिव में आते हैं, लेकिन टीचर सेंटर्ड नहीं। ठीक है, टीचर क्लास में आया और लेक्चर देके चला गया, कोई मतलब नहीं बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आपस में गप मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बस टीचर ने अपना रोल फिल कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं।
तो बाकी ये कभी भी कंस्ट्रक्टिव में नहीं आता है, बल्कि बाकी तीनों कंस्ट्रक्टिव में आता है। तो दिस इज फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगेन आई वुड से वी हैव started our batches, and our new batch is being started from 5th of November, and we are giving classes online as well as offline। और जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन पे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने को एनरोल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कोको